नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुलक। बहुलक पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले हमने समांतर माध्य की गणना की, उसके बाद माध्यिका, और आज हम पढ़ेंगे बहुलक। और बहुलक को सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में हल करेंगे, उसके बाद खंडीय श्रेणी में, और उसके बाद अखंडीय श्रेणी का सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे ले लेते हैं हम व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक। व्यक्तिगत श्रेणी में हम बहुलक ज्ञात करना चाहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। व्यक्तिगत श्रेणी में हम समांतर माध्य भी पढ़ चुके हैं और माध्यिका भी पढ़ चुके हैं, और उसके लिए हमने व्यक्तिगत श्रेणी में जो समांतर माध्य की गणना की थी उसमें सूत्र लिया था हमने सिग्मा x बटे में n, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने कौन सा सूत्र काम लिया था? n+1/2 वे पद का मान। n+1/2 वे पद का मान हमने काम लिया था माध्यिका ज्ञात करने के लिए। और कौन सी श्रेणी में? व्यक्तिगत श्रेणी में। और आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक। और बहुलक ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में किसी भी प्रकार के सूत्र की आवश्यकता नहीं होती, केवल निरीक्षण विधि द्वारा हम बता देंगे कि इसका बहुलक कितना होगा। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1। निम्न चर मूल्यों का बहुलक। निम्न चर मूल्यों का बहुलक ज्ञात करो। निम्न चर मूल्यों का बहुलक ज्ञात करो। हमें बहुलक बताना है 2, 5, 7, 3, 6, 5, 4, 5, 7 और 10। इन आंकड़ों से यानी इन चर मूल्यों का हमें बहुलक बताना है। तो बहुलक हम निरीक्षण विधि से बता सकते हैं। तो यहाँ पे निरीक्षण विधि काम लेंगे हम, निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि से बहुलक देख करके ही बता सकते हैं कि इसमें बहुलक कौन सा होगा। यानी बहुलक का मान वह संख्या होती है जिसकी आवर्ती सबसे ज़्यादा बार होती है। यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार प्राप्त हो रही है, सबसे ज़्यादा बार आ रही है, वही इसका बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? सबसे ज़्यादा बार संख्या आ रही है 5, अतः इसका बहुलक कितना माना जाएगा? 5। इसे तालिका से भी समझ सकते हैं, तालिका के द्वारा भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे चर मूल्य लिख देंगे, चर मूल्य, और यहाँ पे लिखेंगे आवर्ती। चर मूल्य और यहाँ पे क्या लिख देंगे? आवर्ती। ठीक है, ये हमारा हो गया चर मूल्य, ये हो गई आवर्ती। आवर्ती कितनी कितनी है? जैसे मान लीजिए ये चर मूल्य कितना कितना है। सबसे पहले 2 है, तो के बाद 3 भी है, 3 के बाद इसमें 4 भी है, 5 है, 6 नहीं है, 6 भी है, 6 के बाद 7 है, और 7 के बाद 8 नहीं, 9 भी नहीं है, 10 है। ठीक है, इस तरह से ये चर मूल्य दे रखे हैं। और इसके सामने आवर्ती बताएंगे हम। यानी 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 4 कितनी बार आ रहा है? 4 भी 1 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 1, 2 और 3 बार। 5 आ रहा है हमारा 3 बार। 6 कितनी बार आ रहा है? 6 इसमें 1 बार। 7 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2, ये 2 बार आ रहा है। और 10 कितनी बार आ रहा है? 10 भी 1 बार प्राप्त हो रहा है। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3 और 3 6, 7, 9 और 1 10। यानी ये आवर्ती का योग भी इन संख्याओं के बराबर होना चाहिए। तो 10 संख्या है, इसका योग भी कितना हो रहा है? 10। अब इसमें ये देखेंगे सबसे ज़्यादा आवर्ती कितनी है? 3, और 3 के सामने कौन सी संख्या है? 5। अतः इसका बहुलक कितना माना जाएगा? 5 माना जाएगा। सबसे अधिक आवर्त लिख देंगे, सबसे अधिक आवर्ती, सबसे अधिक आवर्ती 5 की है। अतः बहुलक
कितना होगा, बहुलक को लिखते हैं हम z से, अतः बहुलक कितना होगा 5 है। और ये हमारा हो गया उत्तर, बहुलक इसका 5 होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी का, व्यक्तिगत श्रेणी का ही एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, निम्न चर मूल्यों का बहुलक बताना है और चर मूल्य हमारे पास 13, 15, 16, 17, 16, 19, 17 और 20 ये चर मूल्य हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और यहाँ पे एक संख्या और ले लेता हूँ मैं, और बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 संख्याएँ हैं। और इसमें बताना है हमें बहुलक। बहुलक वह संख्या होगी जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो। सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, सबसे ज़्यादा बार 1, 16 एक बार, 2 बार और ये 3 बार। 16 3 बार आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा बहुलक होगा 16। आंसर 16 होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे। निरीक्षण विधि से ही करेंगे हम। ये चर मूल्य हो गए और ये हो गई हमारी आवर्ती। ठीक है, चर मूल्य सबसे पहले छोटी छोटी संख्या, इसमें 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 17 भी है और 17 के बाद 19 और 19 के बाद 20। आवर्ती लिखेंगे। 13 एक बार आ रहा है, 15 भी एक बार आ रहा है, 16 3 बार आ रहा है, 1, 2 और 3, 16 3 बार आ रहा है, 17 2 बार आ रहा है, 19 एक बार आ रहा है और 20 एक बार आ रहा है। 5 और 4 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आवर्ती का योग 9, संख्या है हमारे पास 9। इसका मतलब बिल्कुल हमने सभी की आवर्ती सही सही लिखी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा बार किसकी आवर्ती हैं, 16 की। सबसे बड़ी आवर्ती 3 है और 3 के सामने जो चर मूल्य है वो 16 है। तो इसका मतलब है कि 16 की आवर्ती सबसे अधिक बार हो रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे अधिक आवर्ती, सबसे अधिक आवर्ती 16 की है, अतः बहुलक 16 है। बहुलक कितना है, 16। ये इसका हो गया हमारा आंसर। और अब देखेंगे हम खंडित श्रेणी। अब खंडित श्रेणी में सवाल हल करेंगे। खंडित श्रेणी का सवाल देखते हैं। देखो खंडित श्रेणी, इसको भी मिटा देता हूँ। नंबर 2, खंडित श्रेणी में बहुलक, खंडित श्रेणी में बहुलक, खंडित श्रेणी में बहुलक याद करेंगे हम। खंडित श्रेणी में बहुलक, खंडित श्रेणी में हम बहुलक बताना चाहेंगे। तो खंडित श्रेणी होती है यहाँ पे, जैसे छात्र संख्या जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे रहेगी हमारी आवर्ती। छात्र संख्या मान लीजिए 20, 25, 30, 42, 45 और 50। यहाँ पे आवर्ती हमारी 1, 5, 9, 12, 7 और 3। सामने हमारा प्रश्न है और इसको हम हल करना चाहते हैं। और ये कौन सी श्रेणी है, खंडित श्रेणी। इससे पहले हमने व्यक्तिगत श्रेणी पढ़ी और व्यक्तिगत श्रेणी में भी किसी प्रकार के सूत्र की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ भी
किसी भी प्रकार के सूत्र की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, यानी आवर्ती ये दूसरा कॉलम माना जाता है ऐप का, और इसमें सबसे बड़ी संख्या है 12, और इसके सामने जो मान होगा वही इसका क्या माना जाएगा, बहुलक माना जाएगा। तो बहुलक के लिए क्या लिखेंगे, सबसे अधिक, इसमें भी वही चीज़ लिखेंगे हम। ये भी निरीक्षण विधि से ही हल होगा, यानी इसको भी हम निरीक्षण विधि से हल कर लेंगे। सबसे अधिक आवर्ती, सबसे अधिक आवर्ती 12 है, जिसके सामने चर का मान, जिसके सामने चर का मान कितना है, 42 है, 42 है। अतः बहुलक यानी जेड कितना होगा, 42 है। और यही इसका क्या हो गया, उत्तर। यानी हम खंडीय श्रेणी में भी क्या करेंगे, आवर्ती में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसके सामने जो चर का मान है वही इसका आंसर बनेगा। सबसे अधिक आवर्ती 12 है, और 12 के सामने जो छात्र संख्या है वो 42 है, अतः बहुलक कितना होगा, 42, इसका आंसर हो गया 42। यानी इसको भी हम निरीक्षण विधि से ही हल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है हमें, अगर यहाँ पे बराबर की दो संख्याएँ आ जाए, बराबर की दो संख्याएँ आ जाए, यानी 12 दो बार आ जाए, या ये 12 शुरू में हो, यानी बड़ी संख्या शुरू में हो या लास्ट में हो, तो फिर हम निरीक्षण विधि से बहुलक नहीं बता सकते। उसके लिए हमें समूहन विधि का सहारा लेना पड़ेगा, यानी समूहन विधि से बहुलक ज्ञात करना पड़ेगा। यदि हमारे सामने ये स्थिति है कि बड़ी संख्या या तो शुरू में या अंत में हो, तो हम समूहन विधि काम लेंगे। शुरू या अंत में कौन सी संख्या हो, बड़ी संख्या, या फिर कोई संख्या दो बार रिपीट हो रही हो, जैसे 12 दो बार, बड़ी संख्या दो बार आ जाए या 3 बार आ जाए, सबसे बड़ी संख्या 3 बार आ रही हो, तो हम बता नहीं सकते। जैसा मान लीजिए यहाँ पे 9 की जगह भी 12 होता, यहाँ भी 12 होता, तो हम कौन सा बहुलक मानते, 30 मानते या 42, तो यहाँ पे हम कन्फर्म नहीं कर पाते। और ऐसी स्थिति में बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें समूहन विधि का सहारा लेना पड़ता है, यानी समूहन विधि से हम बहुलक ज्ञात करते हैं। यानी एक बात का ध्यान रखना, निरीक्षण विधि तभी काम करेगी जब यहाँ पे एक की संख्या सबसे बड़ी हो, और वो भी मध्य में, लगभग मध्य में हो, यानी यहाँ से यहाँ तक इसमें से कोई संख्या होती तो हम बहुलक डायरेक्ट बता देते। लेकिन बड़ी संख्या सबसे ऊपर हो या सबके लास्ट में हो, तो ऐसी स्थिति में हम निरीक्षण विधि से बहुलक नहीं बता सकते, और हमें क्या करना पड़ेगा, समूहन विधि को काम लेना पड़ेगा। यदि बड़ी संख्या शुरू या लास्ट में है, या कोई संख्या दो बार आ रही है, यानी बड़ी संख्या दो बार आ रही हो या 3 बार आ रही हो, तो हमें समूहन विधि काम लेनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है ये देख लेते हैं। तो अब समूहन विधि से देख लेते हैं, कोई सवाल है ना, एक सवाल लेते हैं खंडीय श्रेणी का ही, और उसको करेंगे हम समूहन विधि से। समूहन विधि से बहुलक, समूहन विधि से बहुलक। समूहन विधि से बहुलक, समूहन विधि से बहुलक ज्ञात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए ये x का मान और ये ऐप यानी आवर्ती है, यहाँ x है, चर मूल्य है, ठीक है। और इस तरह से संख्याएं दे रखी हैं 2, 5, 8, 10, 15 और ये 16, ठीक है। और इसके सामने जैसे इस तरह से संख्या आ जाए 2, 3, 5 और ये 8 और फिर से 8 और लास्ट में हमारा हो 2, और फिर कहिए कि इसका बहुलक बताओ। तो अगर हम निरीक्षण विधि से इसका बहुलक बताना चाहें तो नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे बड़ी आवर्ती किसकी है, 8 की है। 8 सबसे बड़ी संख्या है और 8 दो बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब निरीक्षण विधि से देखते हैं तो हम निरीक्षण विधि के अनुसार तो 15 भी बहुलक हो सकता है,
और 10 भी बहुलक हो सकता है, क्योंकि 8 बड़ी से बड़ी आवर्ती 8 है और 8 के सामने 10 भी है और इधर 8 के सामने 15 है। तो हम ये कैसे निर्धारित करें कि हमारा जो बहुलक है वो 10 होगा या 15 होगा। तो ऐसी स्थिति में हम निरीक्षण विधि से बहुलक नहीं बता सकते, और जब निरीक्षण विधि से हम बहुलक नहीं बता सकते तो फिर हमें समूहन विधि का सहारा लेना पड़ेगा, यानी समूहन विधि से बहुलक बताना पड़ेगा। और समूहन विधि से बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें 6-7 कॉलम और बनाने पड़ेंगे, 5-6 कॉलम बनेंगे, जो किस तरह से बनेंगे बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अतिरिक्त कॉलम बनाने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2-2 आवर्ती का योग करेंगे, 2-2 आवर्ती का योग, 2-2 आवर्ती का योग करेंगे पहले कॉलम में। उसके बाद करेंगे हम एक छोड़कर 2-2 का योग। और फिर तीसरे कॉलम में हमें क्या करना है, 3-3 आवर्ती का योग करेंगे हम, 3-3 आवर्ती का योग, 3-3 आवर्ती का योग हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर एक छोड़कर 3-3 का योग, 3-3 का योग। और इसके बाद क्या करेंगे हम, 2 छोड़ेंगे, 2 छोड़कर 3-3 का योग। और लास्ट में हम मिलान चिन्ह, लास्ट में लेंगे मिलान चिन्ह। तो ये इस तरह से ये कॉलम तैयार करेंगे और उसके बाद ही हम बता पाएंगे बहुलक कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम और बनाने पड़ेंगे हमें। ये तो हमारा प्रश्न हो गया। अगर समूहन विधि से इसका बहुलक बताना चाहते हैं तो ये 6 कॉलम तैयार करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6। और 6 कॉलम में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले में लिखेंगे 2-2 आवर्ती का योग करेंगे, पहले में 2-2 आवर्ती का योग, फिर एक छोड़ करके 2-2 का योग करेंगे, फिर 3-3 आवर्ती का योग होगा, इसमें एक छोड़ करके 3-3 आवर्ती का, और इसमें 2 छोड़ करके 3-3 आवर्ती का योग, और लास्ट में मिलान चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको मुश्किल नहीं है, इसको याद करने का ये तरीका है कि ये तो हमारा प्रश्न हो गया। शुरू वाले जो 2 कॉलम है वो 2-2 आवर्तियों से संबंधित है, यानी 2-2 आवर्ती का योग, फिर एक छोड़ करके 2-2 का योग, 2-2 आवर्ती का योग, एक छोड़ करके 2-2 आवर्ती। ये तो 2-2 आवर्तियों से संबंधित है 2 कॉलम। तो उसके बाद वाले जो 3 कॉलम है वो 3-3 आवर्तियों से संबंधित है, और लास्ट का मिलान चिन्ह वाला है। तो इसका मतलब 2-2 आवर्तियों के 2 कॉलम हो गए, शुरू वाले 2-2 आवर्तियों का है, इसमें पहले में लिखेंगे 2-2 आवर्ती का योग, फिर एक छोड़ देंगे 2-2 का योग हो गया। इसके बाद ये 3-3 आवर्ती का योग, एक छोड़ करके 3-3 का योग, और 2 छोड़ करके 3-3 का योग, और लास्ट में मिलान चिन्ह। तो प्रारंभ के जो 2 कॉलम हमें बनाने हैं वो 2-2 आवर्तियों से संबंधित होंगे, यानी शुरू में लिखेंगे 2-2 आवर्ती का योग, फिर एक छोड़ देंगे और लिख देंगे 2-2 आवर्ती का योग, फिर 3-3 आवर्तियों से संबंधित हो जाएंगे 3 कॉलम, जिसमें पहला होगा 3-3 आवर्ती का योग, फिर एक छोड़ करके 3-3 का योग, फिर 2 छोड़ करके 3-3 का योग, और लास्ट में हमारा हो गया मिलान चिन्ह। तो इसको याद करने की तरीका है कि हम जो 6 कॉलम बनाएंगे उसमें प्रारंभ के 2 कॉलम तो 2-2 आवर्तियों से संबंधित होंगे, फिर उसके बाद 3 कॉलम 3-3 आवर्तियों से संबंधित होंगे, और लास्ट का होगा मिलान चिन्ह। तो यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले 2-2 आवर्ती का योग करेंगे हम। ये आवर्ती हमारे सामने, ये दूसरा नंबर का जो कॉलम है आवर्तियों का माना जाता है, यानी आवर्ती है एफ वाला कॉलम, ठीक है। इनमें 2-2 आवर्ती का योग करेंगे, फिर इसके बाद एक छोड़ करके 2-2 का योग होगा, फिर 3-3 का योग, फिर एक छोड़ करके 3-3 का, 2 छोड़ कर 3-3 का, और लास्ट में मिलान चिन्ह। इस तरह से इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, 2-2 आवर्ती का योग करेंगे, यानी इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग, 2-2 आवर्ती का योग कर रहे हैं, तो इन दोनों का योग करेंगे, कितने हो गए 5, ठीक है। 2 को और 3 को जोड़ दिया 5, फिर 2-2 आवर्ती का योग कर रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। कितने हो गए 8 और 5 13, और इन दोनों का योग कर देंगे तो ये कितने हो गए 10, ठीक है। हमने 2-2 आवर्ती का योग किया, और इसमें इन दोनों को जोड़ने से 5 आया, इन दोनों को जोड़ने से 13 आ गया, इन दोनों को जोड़ने से कितना आ गया 10। अब इनमें ये देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 13 है, सबसे बड़ी संख्या 13, और ये किस किस की वजह से आई है, 5 और 8 की वजह से। तो 5 और 8 के सामने हम एक एक नंबर दे देंगे इनको, यानी एक एक रैंक मिल जाएगी इनको, एक रैंक मिलेगी 5 को, एक रैंक मिलेगी 8 को। तो इसके सामने एक रैंक दे दिया, एक रैंक इसको दे दिया। अब उसके बाद क्योंकि ये 13 है ना, सबसे बड़ी संख्या थी, ये किसकी वजह से आई थी, 5 और 8 की वजह से, तो एक 5 को रैंक मिल गई,
एक मिल गई 8 को रैंक, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, एक छोड़ करके दो दो का योग करेंगे, यानी शुरू की एक छोड़ देंगे, शुरू की एक आवर्ती छोड़ेंगे और उसके बाद दो दो का योग कर लेंगे। तो शुरू की एक छोड़ देंगे, यानी इसको शुरू में इसको छोड़ देंगे और उसके बाद दो दो का योग करेंगे। तो किस किस को जोड़ेंगे हम, 3 और 5 को, 3 और 5 को जोड़ देंगे, 8 हो गया। फिर किस किस को जोड़ेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ दिया। अब ये जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो गई, 16, और ये अकेला बच गया, छोड़ दीजिए इसको, इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 16। किस किस की वजह से, ये 8 और 8 की वजह से। 8 को पहले से एक अंक तो पहले से मिल गया, यानी एक रैंक तो इसको पहले से मिली हुई है, इसको एक रैंक और मिल जाएगी, मिलान चिन्ह में हमें एक और लिख देंगे, और एक इसके नीचे वाले 8 को, यानी इसको भी एक रैंक मिल गई, ठीक है। एक इसको मिल गई, एक इसको मिल गई। अब क्या करना है, हमें 3-3 आवर्ती का योग करना है। 3-3 आवर्ती का योग करेंगे तो देखो इन तीनों को जोड़ेंगे हम, 3-3 आवर्तियों के योग लेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 10, ये 3 मिलकर के 10 हो गए, ठीक है। और इन तीनों को जोड़ेंगे, 16 और 2 कितने हो गए, 18। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी हुई, 18। और ये किस किस की वजह से आई, 8, 8 और 2 की वजह से। तो इनको फिर से रैंक मिलेगा, इस 8 को भी मिलेगा, इस 8 को मिलेगा, इस 2 को मिलेगा। तो यहाँ पे इस 8 को तो ये रैंक मिल गई, इसको एक रैंक मिल गई, और लास्ट वाले इसको भी रैंक मिल गई। अब इसके बाद देखेंगे हम, एक छोड़ करके 3-3 का योग करेंगे। अब एक छोड़ देंगे, शुरू की एक छोड़ दो, 3-3 का योग करेंगे। देखो 3 कौन कौन सी संख्या जोड़ेंगे, ये और ये जुड़ेगी, 8 और 8 कितने हो गए, 16, ठीक है। ये 3 जोड़ दिया, लास्ट में 2 बची हैं, छोड़ दीजिए। और जोड़ोगे तो कितने होंगे, 10 होंगे, अगर जोड़ भी देंगे तो। बाकी हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 संख्याएं नहीं है। तो ये तीनों मिलकर के कितने होंगे, 16। और इसमें अकेली संख्या सबसे बड़ी भी यही मानी जाएगी। और ये किस किस की वजह से आई है, 8 के सामने इसको रैंक दे दिया, इसके बाद 5 वाले को ये रैंक मिलेगी, और एक 3 वाले को यहाँ रैंक मिल जाएगी, ठीक है। और अब एक काम और करना हमें, 2 छोड़ करके 3-3 का योग करना है। 2 छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, और 3 का योग करेंगे, 8 और 8 16 और 5 21। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इन दोनों को जोड़ने से, इन तीनों को जोड़ने से हो गया हमारा 21। और लास्ट में हमारे पास एक ही बचा है, तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये इसको और इसको जोड़ने से बना है 21 हो गया। 21 किस किस की वजह से आया, 8, 8 और 5 की वजह से। तो देखो इसको रैंक दिया, इसको रैंक देखो 4 होने के बाद ये इस तरह से रोमन संख्या में लिखते हैं, यानी 4 डंडे इस तरह से लिखना है, लास्ट का डंडा 5वां होता है, तो इस तरह से लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये रैंक दे दिया इसको, और एक रैंक दे देंगे हम इसको। अब इसमें देखो, ये मिलान चिन्ह में ये 1 है, ये कितना है, 3 है, ये कितने हैं, 5, ये 3 और ये 1। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, ये 5। और ये किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, इस 8 के। तो इस 8 के सामने जो संख्या है वही हमारी क्या मानी जाएगी, बहुलक। अतः बहुलक कितना माना जाएगा इसका, अतः बहुलक होगा 10। क्या लिख देंगे, अतः बहुलक कितना है, 10 है। ये हमारा हो गया उत्तर, बहुलक इसका होगा 10। तो समूहन विधि से हम बहुलक इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारी समूहन विधि हो गई। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये x के मान हो गए, ये f का मान हो गया, ठीक है। पहला कॉलम 2-2 आवर्तियों से संबंधित है, दूसरा कॉलम भी 2-2 आवर्तियों का, यानी पहले शुरू के 2 कॉलम तो 2-2 आवर्तियों से संबंधित है, और उसके बाद 3 कॉलम 3-3 आवर्तियों से संबंधित है, और लास्ट वाला मिलान चिन्ह वाला है, ठीक है। तो 2-2 आवर्तियों में क्या है, 2-2 आवर्तियों का योग करेंगे, फिर एक छोड़ करके 2-2 का योग करेंगे, 3-3 का योग करेंगे, फिर एक छोड़ करके 3-3 का योग, फिर 2 छोड़ करके 3-3 का योग, और लास्ट में मिलान चिन्ह। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 2-2 आवर्तियों का योग किया, तो इन दोनों को जोड़ने से 5, इन दोनों को जोड़ने से 13, इन दोनों को जोड़ने से 10, सबसे बड़ी संख्या 13 है। किस किस की वजह, 5 और 8 की वजह से इसके सामने हमने रैंक दे दिया, 5 वाले को और 1 वाले को। इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया। तो ये हमारी समूहन विधि हो गई, और इससे पहले हमने इसको निरीक्षण विधि से भी ज्ञात कर लिया। तो निरीक्षण विधि और समूहन विधि हो गई। और कौन कौन सी श्रेणियाँ पढ़ ली हमने, व्यक्तिगत श्रेणी पढ़ ली, और खंडी श्रेणी के भी सवाल कर लिया। अब इसमें बचा अखंडी श्रेणी, और अखंडी श्रेणी में भी हम बहुलक 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। उसमें भी सबसे पहले तो निरीक्षण विधि काम लेंगे, और निरीक्षण विधि काम नहीं करेंगे तो फिर समूहन विधि से बहुलक ज्ञात करेंगे। और निरीक्षण विधि हम अगले टॉपिक में शामिल करेंगे उसको, यानी नेक्स्ट क्लास में हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू यार।